गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आपके BCC 4 और यूनिट 2 से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। आप देखेंगे कि हमारे संविधान में भाषा से संबंधित कुछ चीज़ों को या कह सकते हैं कि भाषा से संबंधित कानून बनाए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं। इस टॉपिक में हम उसी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है भाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्थाएं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अबाउट लैंग्वेज के बारे में, यानी हमारी भाषा का जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में ये टॉपिक जो है विशेष रूप से इसका वर्णन करती है। कहने का मेरा मतलब है कि भारत में भाषा का जो संवैधानिक प्रावधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी भारत में भाषा का संवैधानिक प्रावधान क्या है, उसका वर्णन करें, उसके बारे में लिखें, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 से पहले हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग संभवतः ना के बराबर मिलती थी। यानी आजादी के पहले हमारी भाषा जो है, हमारी हिंदी जो है, उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त था, यानी राष्ट्रभाषा के रूप में उसे नहीं जानी जाती थी। सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो हुए, उन्होंने भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा और राजभाषा ये दो शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, और इन दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई थी। कोई इसे राजभाषा बोल रहे थे तो कोई इसे जो है राष्ट्रभाषा कह रहा था। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई थी, यानी स्टेट लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज के बीच में बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई थी। यानी इन दोनों के अंतर को कम करने के लिए राजभाषा के स्थान पर ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग उपयुक्त माना गया। यानी इसकी खाई को पाटने के लिए सर्वप्रथम एक प्रयास किया गया कि इन दोनों के बीच में जो खाई है उसको पाटा जाए, उसको कम किया जाए। तो स्टेट लैंग्वेज को नाम चेंज करके उसको ऑफिशियल लैंग्वेज नाम दे दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान द्वारा सरकारी कामकाज जो होगा, जो हमारे विधानमंडल में जो कार्य होंगे, वो ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा। भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी, लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी, ये माना गया। यानी अनुच्छेद 243 में संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, है ना। संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी मानी गई है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 351
1951 में हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार की बातें कही गई है। यानी इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि हिंदी के राष्ट्रीय स्वरूप की बात, यानी हिंदी जो है हमारे राष्ट्र में एक बड़ा रूप ले, सारे लोग इसका प्रचार प्रसार करें, इसके संबंध में हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके मन में ये बातें चल रही थी और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो, इसका विकास हो, ताकि भारत की संस्कृति और एकता अखंडता बनाए रखा जा सके। ये हमारे संविधान निर्माता के मन में थी शुरू से ही, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जो कि पूरे देश को क्या कर सकती थी, है ना, वो पूरे देश को जोड़ सकती थी, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधे रख सकती थी, हमारी संस्कृति को संजोए रख सकती थी, हमारी अखंडता को बनाए रख सकती थी। इसलिए संविधान निर्माता जो ने क्या किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इसको हमारे संविधान में क्या किया गया, जोड़ा गया, यानी इसको प्रावधान दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुच्छेद 243 के एक में, अनुच्छेद 243 के एक में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और संघ के जो शासकीय कार्य होते हैं, यानी विधानमंडल में जो कार्य होते हैं, ऑफिशियल में जो काम होते हैं, उनमें जो अंकों का जो प्रयोग किया जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप वाला होगा। भारतीय अंकों का क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। ये अनुच्छेद 243 के एक में क्या कहा गया, कहा गया, अनुच्छेद 243 के एक में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और संघ के जो प्रशासकीय कार्य हैं उसमें जो अंकों का प्रयोग किया जाता है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप वाला होगा। ये अनुच्छेद 243 के एक में कहा गया। इसी प्रकार से अनुच्छेद 243 के 2 में, अनुच्छेद 243 के 2 और खंड ए में कहा गया कि आजादी के बाद 15 वर्षों तक संघ के जितने भी राजकीय कार्य हैं वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। ये अनुच्छेद 243 के खंड 1 में कहा गया। और परंतु यदि राष्ट्रपति अगर चाहे तो संघ के निर्देश के द्वारा जो शासकीय कार्य हैं वहां पर अंग्रेजी के साथ साथ देवनागरी भाषा या हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 243 के 2 और खंड 1 में कहा गया। फिर से समझिए, अनुच्छेद 243 नहीं, अनुच्छेद 343, सॉरी, अनुच्छेद 343 के 2 और खंड 1 में ये क्या कहा गया, ये कहा गया है ना कि ये सारे काम जो होंगे वो, फिर से समझ लीजिए, जहां पर 243 लिखा गया था वहां पर अनुच्छेद 200 है ना 343 होगा, यानी अनुच्छेद 343 में ये बातें कही गई है कि, है ना, 343 में ये बातें कही गई है कि संघ की
जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, लिपि जो होगी वो क्या होगी, देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 के 1 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंकों का जो प्रयोग होता है वो भारतीय स्वरूप का यानी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप वाला होगा। फिर अनुच्छेद 343 के 2 और खंड 1 में कहा गया कि आजादी के 15 वर्षों के बाद तक यानी 65 तक, है ना, 15 साल होता है 65 तक हमारे जितने भी काम होंगे, सरकारी कामकाज होंगे, वो सारे अंग्रेजी में होंगे। और यदि राष्ट्रपति चाहे तो इस अवधि के दौरान वो क्या कर सकता है कि अंग्रेजी के साथ साथ वहां पर हमारी जो भाषा है, हमारी जो राष्ट्रभाषा है, जो लिपि है, देवनागरी है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। यहां तक पहले समझ लें। और ये 3 चीज मैंने आपको बताया है। अनुच्छेद 343 का 1 और अनुच्छेद 343 का 2 और खंड 1 में ये सारी चीजों को क्या किया गया है, बतलाया गया है। यानी भाषा का जो संवैधानिक प्रावधान है, जो हमारे संविधान में जो प्रावधान है, उसके बारे में इसमें वर्णन करना है ना। तो हम नेक्स्ट डे फिर इसके बारे में और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। थैंक यू।